इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किए हैं तो तैयार रखें। क्योंकि अब जैसे कि आप सभी को मालूम है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विभाग द्वारा कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है और विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा जब भी ये अपडेट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट में लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि आपका फाइनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, वो रैंक कैसे चेक करनी है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मैं फिर से वापस शॉर्ट में बता देता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो क्या शपथ पत्र काम आएगा या नहीं आएगा, कितने साल तक की पुरानी के लिए शपथ पत्र काम आएगा, ये सभी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीवी विभाग द्वारा किया जाएगा। अब विभाग ये अपडेट जब भी देगा आपको बता दूंगा। बहुत स्टूडेंट होंगे जिन्हें विभाग से या बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो वो समय पर नहीं मिल पाती है, इस वजह से उन्हें बाद में बहुत लेट मिल पाती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी अपडेट वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था आपको रैंक कैसे चेक करनी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है टोटल इस भर्ती परीक्षा में 3415 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 362 पद हैं और टीएसपी के आपके हैं 353 पद। फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने पद हैं आपके नॉन टीएसपी में और टीएसपी में इतने हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है जनरल के 1006 हैं, तो स्टार्टिंग की जो रैंक है 1006, जिनमें जिन भी स्टूडेंट का नाम है उन सब का तो सिलेक्शन है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको कैसे चेक करनी है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं और उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा 1006 तक तो जनरल में सेलेक्ट सब होंगे, चाहे फिर वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एमबीसी का हो। उसके बाद के स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 1020 ओबीसी मेल है, 1020 की जो ये रैंक है ओबीसी मेल। अब ये ओबीसी कैटेगरी का है तो इसको इसकी स्वयं की कैटेगरी में देखना कैसे होगा, तो उसके लिए इसको देखना होगा 1006 रैंक के बाद ओबीसी के कितने स्टूडेंट है ओबीसी जनरल से। अगर ओबीसी फीमेल से भी है वो भी इसको काउंट करना होगा, क्योंकि ओबीसी मेल है वो ओबीसी जनरल में काउंट होते हैं और ओबीसी जनरल में फिर फीमेल भी उसी में ही काउंट होगी, फीमेल के लिए अलग से भी है और जनरल में भी सम्मिलित है। तो अब जो 1020 रैंक पर स्टूडेंट होगा उसे 1006 रैंक के बाद देखना है कि ओबीसी से कितने हैं उससे पहले और फिर उसका नंबर कितने पर आता है। जैसे कि मैंने मान लिया, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1006 के बाद ओबीसी से बात करें तो ओबीसी से 1015 पर आता है, 1016, 1017, 1019 और 1020। यानी कि जो 1020 वाला स्टूडेंट है इसकी 1 2 3 4 5वीं रैंक आ रही है इसकी स्वयं की कैटेगरी में। अब ये ऐसे तो देख रहा है कि मेरी 1020 रैंक है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनरल की जो है वो 1006, लेकिन ये ओबीसी कैटेगरी से इसकी जो रैंक आ रही है और ओबीसी कैटेगरी में कितने पद है वो आपको देखने से पता चलेगा कि इसका जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 178 रैंक तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका सिलेक्शन होगा, इसका मतलब उसका भी सिलेक्शन होगा। तो आपको अपनी कैटेगरी में ऐसे ही चेक करना है, फिर चाहे वो आप एससी के हो, एसटी के हो, बस ये ध्यान रखना है आपकी जहाँ रैंक है, अगर आपकी रैंक 1006 के बाद है, 1006 से पहले है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन है। अगर 1006 के बाद है तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी जो भी रैंक है, आपकी रैंक से पहले और 1006 के बाद से कितने स्टूडेंट आपकी कैटेगरी से है वे सभी आपको काउंट करने होंगे और उसके बाद आपको देखना कि आपका नंबर कहाँ पे आता है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको रिक्त पदों का जो विवरण है वो मैंने बता दिया है कैटेगरी वाइज इसी पीडीएफ में, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे देख सकते हो अति पिछड़ा वर्ग में जनरल की 108 है, फीमेल की 30 है, इसी तरह शहरी जाति में जनरल 13,
फीमेल 4 है। टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल 143 है, फीमेल 40 है। अनुसूचित जाति में जनरल 11 है, फीमेल 3। ये तो मैं कल बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट को डाउट था, तो वो डाउट भी दूर कर दिया। अब मैं बात करूंगा आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार रखने हैं। कट ऑफ तो आपकी आएगी नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी कहा और कल सचिव महोदय ने भी कहा है कि जब आपको मेरिट पता है तो कट ऑफ से क्या करना है। कट ऑफ इसलिए जारी नहीं होगी, मेरिट आ चुकी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तो आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि सभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सूचना सहायक, मैं फिर से कह रहा हूँ, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चरण वाइज होगा और आपका नंबर कौन से चरण में आएगा, ये कब से स्टार्ट होंगे, स्क्रूटनी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये जब भी अपडेट आएगी बोर्ड और विभाग द्वारा आपको समय समय पर इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूंगा कि आपके पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है, तो इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य, यानी कि आपकी या तो ग्रेजुएशन कंप्यूटर से रिलेटेड जो मैंने अभी बताया उनसे की होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हो। चाहे आपने आवेदन इसके लिए पात्र नहीं हो, आपने फॉर्म फिल किया था, आप पास भी हो गए, टाइपिंग टेस्ट भी दे दी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं और भी जो डिग्रियां दे रखी है, इनमें से जो आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से कोई भी आपके पास अगर है तो आप इसके लिए पात्र थे। और आपको बता देता हूं कि इसके अलावा और कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। एक तो आपको दस्तावेज तैयार रखना होगा स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसमें कि ये प्रूफ होना चाहिए कि आप अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के हैं, और इसके लिए आपको अपनी आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः आप निवास करते हैं। और आपको चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अब चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपका कैरेक्टर कैसा है उसको जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह सूचना सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सद चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं हो। यानी कि आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण की आवश्यकता होगी। एक तो चरित्र प्रमाण पत्र आपने लास्ट जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त की है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, जहाँ से भी प्राप्त की हो, वहाँ के प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। और उसके अलावा 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के भी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे, और ध्यान रखें वो प्रमाण पत्र आपके किसी रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं होने चाहिए, और उन प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो। यानी कि जैसे कि सपोज दैट अगर आपका जनवरी में आवेदन फॉर्म फिल किए गए थे तो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो, यानी कि जनवरी से 6 महीने से पहले के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का लाभ आपको तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे सभी डॉक्यूमेंट आपके नियम के अनुसार है। आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये दोनों प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब ये कितने साल पुराना होना चाहिए तब तक वैलिड माना जाएगा उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा।
तो आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष जैसे कि SC, ST, OBC, MBC, EWS का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया। यानी कि आपको OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से आप हो उस कैटेगरी का आपको लाभ तभी मिलेगा जब उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे उसकी अंतिम तिथि या उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके अंतिम तिथि के बाद का भी बना हुआ है तो उसकी भी आगे सॉल्यूशन है। देखिए क्या है सॉल्यूशन। अभ्यर्थी को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से दे होता है और स्टूडेंट के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में श्रेणी के संबंध में जो पात्रता का मूल्यांकन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उस तिथि तक के जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अगर आप किसी कारणवश उस तिथि तक नहीं बना पाए तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि यदि किसी कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे। यानी कि किसी कारणवश आपका जो प्रमाण पत्र है आप चाहे SC कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो, आपका जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन की तिथि के जो अंतिम तिथि थी उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद बना हो तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा और गलत जानकारी हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सही जानकारी हुई तो कोई दिक्कत नहीं। यही लिखा है कि आवेदन का अंतिम तिथि का संबोधित वर्ग की पात्रता रखता था, यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकेगी। अब बात करूंगा जाति प्रमाण पत्र को लेकर किन बातों को ध्यान रखना है उसके बारे में जान लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें क्योंकि मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। अब जाति प्रमाण पत्र में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। जैसे कि आपको मालूम है SC ST के जो जाति प्रमाण पत्र है उनकी अवधि यहाँ लिखा हुआ है जीवन पर्यंत रहेगी, जबकि OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो अगर आपका प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर तक का है तब तो आप शपथ पत्र दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी कि आपका प्रमाण पत्र वैसे तो कह रहे हैं कि 1 वर्ष का होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र OBC नॉन क्रीमी लेयर का 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है और आज की डेट में भी आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपको शपथ पत्र देना होगा और ये आप सिर्फ 3 वर्ष तक अधिकतम कर सकते हो। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको नया बनाना होगा, शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। यानी कि जो अति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट हैं उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही इस कैटेगरी का लाभ भी दे हो जाएगा। किस विभाग के परिपत्र दिनांक अकॉर्डिंग 21/6/2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उस पर आपके पिता का नाम होना चाहिए, उनके निवास और आय के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पति के नाम या उनके निवास आय का आधार पर बना हुआ है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास या आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ दे होगा।
पति के नाम, निवास और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो उस पर पिता का नाम होना चाहिए, उनका निवास उनकी आय के आधार पर ही बना हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में भी ये रूल मान्य है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहर या आदिम जनजाति के लिए भी ये रूल मान्य है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपके अपने प्रमाण पत्र पर पिता का नाम होना चाहिए, उनके निवास के आधार पर ही आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट बताने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर पॉइंट है। इनकम सर्टिफिकेट में क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाले इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 6/5/2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा। ऐसा भी अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी कि आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है उसकी वैलिडिटी सिर्फ आपके 1 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आगामी वर्ष में भी आप आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र हैं तब आपको नया इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। शपथ पत्र देने पर भी आपका काम हो जाएगा और ये अधिकतम आप सिर्फ 3 वर्ष के लिए कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फिर भी इस श्रेणी में आते हो तो आपको नया सर्टिफिकेट बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक और प्रशासनिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि शैक्षणिक योग्यता के, आयु से रिलेटेड, वैवाहिक स्थिति से रिलेटेड, परित्यक्ता है, भूतपूर्व सैनिक है तो उनसे रिलेटेड, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनसे रिलेटेड, इन सभी को डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रस्तुत करने अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देगा। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके पदों हेतु आरक्षित पद का लाभ के लिए उनका जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का हो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लाभ दे होगा। यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी अपने जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना होना चाहिए। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, जैसे विवाह प्रमाण पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मतदाता पहचान पत्र हुआ, पति के नाम से जारी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जो विधवा श्रेणी से बिलोंग करती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उन्हें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तो बताना ही होगा। उसके अलावा पति के नाम से लिंक से ऐसा दस्तावेज, फिर चाहे आप विवाह प्रमाण पत्र बताओ, आधार कार्ड बताओ, राशन कार्ड बताओ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बताओ, जो भी आपके पास है वो आपको दिखाना होगा, तभी आपको इस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की आदेश प्रस्तुत करने पर ही श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। यानी कि जो परित्यक्ता श्रेणी की स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी उनका सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना कंपलसरी है उनके पास। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि शासन के परिपत्र क्रमांक 22/5/2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी वांछनीय है। यानी कि आपको विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अब जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुना भी होगा, जिनका हुआ था ठीक है, नहीं हुआ था उन्होंने सुना भी होगा कि जो विवाहित है उन्हें विवाह का प्रमाण पत्र देना होता है और जो अविवाहित है उन्हें शपथ पत्र भी देना होता है। और ये कि आगामी भविष्य में वो जो संतान है वो 2 से अधिक नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड भी उन्हें लिखवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विधवा परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यानी कि जो विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उन्हें इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक थी उस तक उन्होंने पुनर्विवाह भी नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको बताना कंपलसरी है और उसमें कम से कम अच्छा उल्लेख किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसे किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं किया होना चाहिए जिससे कि राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो सके। पुलिस सर्टिफिकेट में आपके पास ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो। इसके अलावा आपको चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र भी मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, यानी कि दूसरी सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट, उनके लिए ये पॉइंट है कि या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो तो उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, यानी कि उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के बाद का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा। तो सभी प्रमाण पत्र आपके जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही स्टूडेंट्स की पात्रता जांच की जाएगी, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट जांच किए जाएंगे, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे उन्हीं सूचना के आधार पर ही आपकी डॉक्यूमेंट चेक की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का ही होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई दस्तावेज आपके पास है नहीं और आपने गलत सूचना दी है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। किसी भी प्रतियोगिता पात्रता परीक्षा में वंचित किए गए आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि तक समाप्त नहीं हुई इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि जो डी बार कैंडिडेट जिन्हें पहले अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डी बार किए गए हैं और वो अभी सेलेक्ट हो गए तो उन्हें भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी जो डी बार जो तिथि दे रखी है वो आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई। अगर ऐसा हो कि आवेदन पत्र की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी 30 जून सपोज दैट, और उनकी जो डी बार कैंडिडेट की जो लास्ट डेट थी वो थी 15 जून, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते थे और अभी अगर फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा सकते हैं। अगर 30 जून ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि थी और उनके डी बार की अंतिम तिथि 2 जुलाई थी तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सभी प्रमाण पत्र आपको तैयार करने हैं। जो पुराने हैं उनके लिए शपथ पत्र के माध्यम से काम हो रहा है 3 साल तक, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया था। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी आपके स्क्रूटिनी फॉर्म जब से स्टार्ट होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट है सबसे पहले आपके पास पहुँचे।